जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी है वृंदावन की माटी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। सुधा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। सुधा जो कि काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कविता जो कि वृंदावन में रहती थी अधिक पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी, या फिर यह कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। सुधा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर घमंड भी था। वह कविता के घर हर छोटी बात पर उसकी चीज़ों में से कमी निकालती रहती थी, लेकिन कविता उसको कुछ न कुछ कहकर बस यही कह देती कि जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन सुधा प्रत्येक बात में उसको नीचा दिखाने का प्रयास करती। कविता ने अपनी ओर से अपनी बहन की आव भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में भी बताया। सुधा दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कविता, अब बहुत दिन हो गए तेरे घर रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। कविता थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। सुधा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरे पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़ कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब सुधा वापस जाने लगी तो कविता जो कि सुधा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर सुधा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन कविता के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने मन से घड़ा ले लिया। जब सुधा जाने लगी तो कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन सुधा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते सुधा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। तो उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वह घर पहुँची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं है कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके, बस एक घड़ा पकड़ा दिया है। अब उसको अपने घर आए काफ़ी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत कठिनाई आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भर कर लाते। पैसे होने के बावजूद भी सुधा को पानी के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। एक दिन सुधा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी। तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में सुधा का घड़ा टूट गया। सुधा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, ये आपने क्या किया? बड़ी कठिनाई से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर आई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई। तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब सुधा पानी भरने पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई।
तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर बोला, सुधा, घर में पानी है क्या? एक गिलास पानी मिलेगा? सुधा ने कहा, हाँ, मैं अभी भरकर लाई हूँ। उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? सुधा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, ये पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा, ये तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। सुधा बोली, मैं तो वैसे ही भरकर लाई हूँ, ये देखो घड़ा भरा हुआ। उसके पति ने कहा, ये घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब सुधा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। सुधा ने उसी घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की सुगंध आ रही है। सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए सुधा के घर तक आ पहुँचे। साथ में उसका पति भी था। सुधा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? सुधा ने कहा, मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी सुगंध। सब लोग सुधा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खा कर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, ये दाल चावल नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। सुधा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा, मैंने तो ये घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। सुधा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया तुझे। अगले दिन जब सुधा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा है जितना वह कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा था। सुधा एकदम से मौन हो गई। ये कैसे हो गया? तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन उसको मिलने के लिए उसके घर आई तो सुधा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। उससे गले मिली और उसको पानी पिलाया। सुधा ने अपनी बहन को कहा कि दीदी, ये जो तूने मुझे घड़ा दिया था ये तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो इसे बेकार समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल जब से इसमें जल भरा हुआ है तब से जल भरा ही हुआ है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली भाली बहन, क्या तू नहीं जानती कि ये घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी रज से ये घड़ा बना है। ये घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। ये सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और लज्जित होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को ना जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे ब्रज रज की महिमा और उसकी महत्वता का ज्ञान नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन ने उसको उठाकर
गले लगाते हुए बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। सुधा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ये कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राधे।